चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें 3D में स्ट्रेट लाइन। 3D में अपन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे अभी। स्ट्रेट लाइन इन 3D। तो सबसे पहली बात तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है 3D में। तो दो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के। सबसे पहला फॉर्म आपका जो होता है इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो आप ये जानते हो कि दो प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो दे इंटरसेक्ट ऑन अ लाइन। मतलब ये एक प्लेन लें और ये एक प्लेन लें, जब आप दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो एक लाइन बनती है। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि दो प्लेन साइमल्टेनियसली एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द प्लेन बोलेंगे। मतलब the unsymmetrical form of the plane is given by equation of two plane. So यदि हम ये मान लें if a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0 be two planes, then equation of straight line ब्रैकेट में लिख देंगे अनसिमेट्रिकल फॉर्म is given by तो ये दोनों प्लेन का इक्वेशन एक साथ मेंशन कर दीजिए। पहला प्लेन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 equals to 0 equals to a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। दो प्लेन साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप दो प्लेन की इक्वेशन को इस तरीके से एक ही जीरो से इक्वेट करके लिख दें तो ये लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है। दिस इज कॉल्ड दी अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और ये बात आप इस 3D चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले लिख चुके थे जब आपने वो डायग्राम बनाया था। सबसे पहला डायग्राम 3D में आपने जो बनाया था उस डायग्राम में आपने तीन प्लेन के इक्वेशंस लिखे थे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ये डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने लिखा था ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन, ये ओरिजिन, ये जेड एक्स प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो आपने यहीं पर लिखा हुआ था कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन, प्लेन अभी अपन ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन होता है ये जेड बराबर 0 होता है। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन एक्स बराबर 0 होता है और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन वाई बराबर 0 होती है। और आप यहां पर देख रहे हो कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस
पर y और z दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। मतलब आपने वहां पर x एक्सिस की इक्वेशन लिखी थी y बराबर z बराबर 0 या y बराबर z बराबर 0 को आप y बराबर 0 बराबर z ऐसा लिख सकते हो। ये x एक्सिस का इक्वेशन है। सिमिलरली y एक्सिस का इक्वेशन, इस पे x और z 0 होगा, इस पर x और y 0 होगा। तो यही दो दो प्लेन बन रहे हैं। ये दो प्लेन के इक्वेशन लिखे हैं। y बराबर 0 जो है, y बराबर 0 zx प्लेन है और z बराबर 0 xy प्लेन है। तो xy प्लेन और zx प्लेन मिलके इस x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब x एक्सिस फॉर्म करेंगे। तो इसलिए दो प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यही बात अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। So equation of x-axis, it is given by y बराबर 0 बराबर z. Equation of y-axis, it is x बराबर 0 बराबर z, and equation of z-axis is x बराबर y बराबर 0. तो दो प्लेन साइमल्टेनियसली हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोई डाउट है तो पूछ लें। और अब इसमें अपन सेकंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, दी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ दी स्ट्रेट लाइन। तो अनवर्ड हटा दीजिए, ये सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ दी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में दो बातें रिक्वायर्ड होती हैं आपको। किसी भी लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में यदि इक्वेशन लिखना है तो वी रिक्वायर्ड ओनली टू थिंग्स। एक तो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट चाहिए, और दूसरा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो उन्हीं के टर्म्स में हम लिख रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ straight line passing through point x1 y1 z1 and whose direction ratios are A, B, C is given by, दो बातों की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट चाहिए और दूसरा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। जब ये दो बातें पता है तो लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। इसको लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म बोलेंगे। हमेशा लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में ऐसे दिखती है, जिस पॉइंट से पास हो रही है वो ऊपर आएंगे x1 y1 z1 और नीचे ABC लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। याद रखें, सिमेट्रिकल फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा x y z का कोएफिशिएंट 1 1 और 1 होना चाहिए। ये x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट हमेशा 1 लेते हैं। तो यह है लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म। और यदि आप
तीनों चूंकि बराबर है तो इसको अपन लैम्डा मान लेते हैं। सो देयरफॉर इसको जब आप लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो आपको x, y और z की जो रिस्पेक्टिवली वैल्यूज हैं वो मिलेंगी। x की वैल्यू मिलेगी x1 प्लस लैम्डा a, y1 प्लस लैम्डा b और z1 प्लस लैम्डा c। तो ये आपको एक्स वाई जेड का, आप इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, तो दिस इज which is coordinate of any point onto the line। तो ये इस लाइन पर, ये लाइन जो कि x1 y1 z1 से पास हो रही है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, इस लाइन पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। ये इसको मैं P नाम दे देता हूं। तो ये किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा। तो दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन टू दिस लाइन। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखिए कि यदि आप, चूंकि ये डायरेक्शन रेशियोज हमने बोला है, और मैं यदि इन तीनों नंबर्स को, चूंकि तीनों बराबर हैं, इन तीनों के स्क्वायरिंग के सम के स्क्वायर रूट से, मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये एल एम और एन बन जाएंगे। मतलब जब आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन में पॉइंट दिया है और ये डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस कुछ भी दिए हैं, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो यहाँ डायरेक्शन रेशियोज आते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। मतलब इसी लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में दूसरा फॉर्मेट जो है वो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन passes through x1 y1 z1 and whose direction cosines are L, M, N is given by the equation x minus x1 upon L, y minus y1 upon M और z minus z1 upon N। ABC की जगह एलिमेंट डाल देना। अब मान लो यदि मैं इसको भी लैम्डा से इक्वेट कर लेता हूं, क्योंकि तीनों बराबर है, इसको भी मैं लैम्डा मान लेता हूं, तो यहां पे भी आपको किसी पॉइंट किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो देयरफॉर यहां पर एक्स वाई जेड की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर और z1 प्लस एन आर। अब ये क्या है, विच इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर देखिए विच इज कोऑर्डिनेट ऑफ any point P which is at distance R
फ्रॉम x1 y1 z1, ये फर्क है इसमें। मतलब ऑल्सो इसी लाइन की जो इक्वेशन है, जो कि अगेन x1 y1 z1 इस पॉइंट से पास हो रही है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, तो आपको चाहे डायरेक्शन रेशियोज दें, आपको चाहे डायरेक्शन कोसाइंस दें, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आर 3 नंबर्स। डायरेक्शन रेशियो देंगे तो नीचे डायरेक्शन रेशियो डाल देना, यदि डायरेक्शन कोसाइंस देंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस डाल देना। दोनों भी कंडीशन में ये लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। बट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि यहां पर भी आपको ये जो मिल रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन टू दिस स्ट्रेट लाइन, यहां भी ये सेम कोऑर्डिनेट था XYZ, बट दोनों में फर्क जो है वो ये है कि यहां पर जो पॉइंट मिलता है, ये जो आपने लिखा है x1 plus LR, y1 plus MR, z1 plus NR, where L, M, N are the direction cosines, तो यहां पर ये इस पॉइंट से एग्जैक्ट R डिस्टेंस पे मिलता है। बट इन दिस केस आप ये नहीं बोल सकते, सॉरी R नहीं, लैम्डा, अपन ने यहाँ लैम्डा से R से इक्वेट करते तो R मिलता, एग्जैक्ट लैम्डा डिस्टेंस पे होगा क्योंकि लैम्डा से इक्वेट किया। बट इन दिस केस आप ये नहीं बोल सकते कि यो एग्जैक्ट लैम्डा डिस्टेंस पे ही होगा, ये लैम्डा से ज्यादा हो सकता है या लैम्डा से कम हो सकता है, बट लैम्डा नहीं होगा। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन अब आप देखिए कि चाहे डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में मैं लाइन लिखूं, चाहे डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में मैं लाइन लिखूं, दोनों भी कंडीशन में लाइन हमेशा ऐसे ही दिखेगी, नीचे 3 नंबर होंगे, नीचे 3 नंबर होंगे। बट जब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1, इस पॉइंट से लाइन पर 2 यूनिट डिस्टेंस पर आप पॉइंट फाइंड करो, तो वो पॉइंट आप इसकी हेल्प से नहीं लिखेंगे। एग्जैक्ट 2 यूनिट डिस्टेंस के लिए आपने कौन सा फॉर्म यूज करना होगा? आपने ये फॉर्म यूज करना होगा। मतलब डायरेक्शन रेशियोज की जगह पर डायरेक्शन कोसाइंस बनाना पहले, उसके बाद 2 से इक्वेट करना, तो आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मन में कोई भी सवाल है तो उसको पूछ लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। सर वो लैम्डा डिस्टेंस कैसे सेम होगा? लैम्डा डिस्टेंस कैसे सेम होगा मतलब? सर इक्वल बोले आपने डायरेक्शन कोसाइंस में। हाँ, तो इसमें नहीं समझा सर वो। लैम्डा डिस्टेंस पे होगा, इसमें लैम्डा डिस्टेंस पे नहीं होगा। नहीं समझा? अच्छा, समझा नहीं, चलो समझा देते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, अब मैं रीजन लिखूंगा फिर बोलोगे नहीं समझा। देखो, उसके पीछे रीजन ये है, सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, उसके पीछे का कारण ये है। आप समझ गए? यस सर। वाह, बहुत अच्छी बात। म्यूजिक चल ही रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं और चलो नहीं सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और कोई डाउट किसी ने? चले आप आगे। चलिए, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पेज।
अब ये जो आपने लाइन की इक्वेशन लिखी है इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यही लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसा दिखेगा वो देखें। हेलो सर। हाँ बोलो सर। सर वो p के कोऑर्डिनेट। हेलो। हेलो हाँ सर, वो p के जो कोऑर्डिनेट है वो ऐसे एक और बार समझ ये ऐसा है। इसको लैम्डा से इक्वेट करेंगे, पहले वाले को लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो लैम्डा एल हो जाएगा और x1 ट्रांसफर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x1 प्लस लैम्डा आर। x की वैल्यू क्या बनेगी, x1 प्लस एल आर। ठीक है। और एल आर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हर जगह लैम्डा है, मैं आर लिख दिया हूँ इसलिए वहां भी आर लिख रहा था। एल लैम्डा है, ये आर की जगह लैम्डा लिखिए, ये हर जगह लैम्डा है। ठीक है, समझ गया गुणवंता भी। यस सर। हाँ, यहाँ भी डिस्टेंस लैम्डा कर लो, यहाँ तो मैंने लैम्डा लिखा ही है। चल ओके, चलिए सो अब आगे चलते हैं। सो नाउ वी राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। सर बोलो सर। सर ये दो दो क्यों है? एक मिनट हेलो। हाँ हाँ उसमें हाँ बोलो, बोलिए सर भाई। ये लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ऐसा क्यों है? भाई दो फॉर्म मिल रहे हैं तो अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दो हैं। दो दो प्लेन के इक्वेशन बन रहे हैं, दो प्लेन की इक्वेशन एक लाइन बनाते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, अनसिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि दो प्लेन की इक्वेशन से बनाया है। हमको कहीं भी ऐसा नहीं दिया। अभी तक अपन जब लाइन निकालते थे तो अपन ने 2D में भी लाइन पढ़ा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट। एंड जब आप लाइन की इक्वेशन पढ़ते थे तो ऐसे लिखते थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हुज स्लोप इज 2। तो वहां पे स्लोप और पॉइंट देते थे। तो यहाँ पर अपन, और फिर लाइन को रिप्रेजेंट करने का और कोई तरीका 2D में नहीं था, लेकिन 3D में अपन लाइन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो यदि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मेरे को दे रखे हैं और पॉइंट दे रखा है तो भी मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। अदरवाइज मेरे को दो प्लेन दे दें तो भी मैं लाइन बना सकता हूँ। तो जब दो प्लेन देंगे तो उसको अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोल दिया, और जब पॉइंट और स्लोप देंगे, सॉरी पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो देंगे तो उनको सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2D में भी हम ऐसे ही पढ़ते थे, बिल्कुल सिमेट्री होती थी, 2D में भी बिल्कुल सेम होता था, इसलिए उसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोल दिया। और जब दो प्लेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोल दिया। ठीक है अभी? ओके सर। ओके सर तो दोनों आपने जो अभी पढ़ाए बोलते हैं रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन वाली जो इक्वेशन है, जो दो पॉइंट है अननोन पॉइंट्स, वो दोनों में इक्वल हो सकते हैं क्या? दोनों में इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं, दोनों में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यदि ये 1 2 3 है तो ये डायरेक्शन रेशियो होगा, और मैं उसको √14 से डिवाइड करूंगा तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14 ये जो बनेंगे ये डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे। मतलब एक बार आप लैम्डा को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे और एक बार लैम्डा को आप 1/√20, सॉरी √14, 2/√14 और 3/√14 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट ही आएंगे। सर पर इक्वेशन तो एक ही है ना? इक्वेशन एक ही है, लेकिन आपने एक लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट, आप ये नहीं पढ़ते वेक्टर में, वेक्टर तो वही होता है, एक वेक्टर होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर तो वही है, वेक्टर थोड़ी चेंज हुआ। अभी बात समझ में आया? हाँ सर, आप समझ गए। हाँ, वेक्टर मतलब लाइन, वेक्टर मतलब लाइन सेगमेंट है, तो वेक्टर भी वही होगा, वही डायरेक्शन होगी, सेम होगा।
और यूनिट वेक्टर भी वही होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, तो डायरेक्शन भर बचती है, तो अपन उसको यूनिट वेक्टर बोलने लगते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है, लाइन तो वही है, एक बार हमने डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में लिखा, एक बार डायरेक्शन कोसाइंस। भाई दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, दो अलग अलग मत काउंट करो, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि ए बी सी को जब मैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करूं, यदि ये तीनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आपने ये पढ़ा है यदि यहाँ 2 4 6 होगा और मैं 2 4 6 को 2 से डिवाइड कर दूं, 1 2 3 बना दूं, तब भी यही होता है, दोनों सेम ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। तो ये आपको दिख भले ही अलग रही है, लेकिन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट बनाना होगा, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट मतलब लैम्डा डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, तो फॉर फाइंडिंग अ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन टू द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा ऑन टू दिस लाइन, देन वी यूज दिस फॉर्म। आप ये फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म से एग्जैक्ट लैम्डा डिस्टेंस पे आपको पॉइंट नहीं मिलता, एग्जैक्ट लैम्डा डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए तो वी यूज दिस फॉर्म, डायरेक्शन कोसाइंस वाला। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो ठीक। तो नाउ हियर वी डिस्कस इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ये कैसा दिखेगा? Vector form. So equation of line passes through point A और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए दिया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point A whose position vector is vector A and parallel to vector B is given by the equation vector R is equals to A plus lambda times of vector B. So this is equation of line. ये जो लाइन अभी आपने लिखी थी, ये लाइन वेक्टर फॉर्म में ऐसी दिखती है। ये आपने इस लाइन का इक्वेशन लिखा है जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और जो कि एक गिवन वेक्टर वेक्टर बी के पैरेलल है। ये दो बातें आपको हमेशा दी जाएंगी जब भी लाइन का वेक्टर फॉर्म आपसे पूछेंगे। इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर ए एंड विच इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर वेक्टर बी। तो देखिए ये बनाया कैसे गया है। तो टू फॉर्म दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हियर वी टेक एनी पॉइंट ऑन टू दी स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आप इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लो और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर मैंने आर मान लिया। तो ये लिखा कैसे गया है लाइन का इक्वेशन? तो अब आप देख रहे हो कि इन दिस पर्टिकुलर केस जो ए और पी को आप ज्वाइन करोगे तो एक वेक्टर बनेगा और एपी वेक्टर वेक्टर बी के क्या हो जाएगा? पैरेलल। और आप जानते हैं जब दो वेक्टर पैरेलल हैं और एपी का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? तो पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर आर माइनस ए। तो आर माइनस ए पैरेलल टू वेक्टर बी, और यदि ये वेक्टर बी के पैरेलल है तो इट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, और अब ए को ट्रांसफर कर दीजिए, देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन 3D। इस तरीके से वेक्टर फॉर्म
कार्टेशियन फॉर्म से आप वेक्टर फॉर्म बना सकते हो और वेक्टर फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हो। दोनों में एक दूसरे में कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जब आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसके ए के कंपोनेंट यहां डाल दो, बी के कंपोनेंट यहां डाल दो, और आर तो आप हमेशा जानते ही हो, आर की वैल्यू आप कितना लेते हो, वेयर आर इज xi प्लस yj प्लस, ये आर के कंपोनेंट्स हैं, x y z। तो आर के कंपोनेंट यहां डाल देना, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे ए के वो यहां डाल दीजिए, और वेक्टर बी के जो कंपोनेंट हैं वो यहां डाल दीजिए। तो आपको ये लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगी। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन 3D। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो आगे अपना पॉइंट ये है, अब अपन तीनों एक्सिस के इक्वेशन, अभी मैंने एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की इक्वेशन आपको लिखाई थी, लेकिन वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लिखाई थी, दो दो प्लेन से लिखाया था। अब अपन तीनों एक्सिस की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो देखिए कैसे। सो सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपने इसके पहले लिखा था y बराबर z बराबर 0, दो प्लेन की इक्वेशन से लिखा था। अब आपको किसी भी लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म जब भी बनाना है तो सिमेट्रिकल फॉर्म में दो बातें ही चाहिए होती हैं। लाइन पर, चूंकि ये देखिए, जब मैंने कोई लाइन बना दी 3D में, यदि मैं इस तरीके का एक लाइन बना दूं तो ये लाइन यही खत्म नहीं हो रहा, ये दोनों तरफ एक्सटेंडेड है, दिखेगा तो आपको इतना, लेकिन दोनों तरफ एरो मार्क है, इसका मतलब है ये पूरा लाइन बना हुआ है। तो जब आप कोई लाइन बनाते हो 3D में, तो उस लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। उन पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट आपको चाहिए, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको लाइन का पॉइंट, लाइन पर एक पॉइंट चाहिए, बस एक पॉइंट, और डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो जो मिल जाए। आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन जानते हो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 है, और एक्स एक्सिस ओरिजिन से भी पास होती है। आपको पता है कि तीनों एक्सिस ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए पासिंग थ्रू वाला पॉइंट आपको दिया है 0 0 0 से पास हो रही है, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 है। So with the help of point and direction cosine, we write the equation of x axis. So here we write the equation of x axis, क्योंकि ये 0 0 0 से पास हो रहा है, and the direction cosines are 1 0 0. So therefore its equation is x minus 0 upon 1, y minus 0 upon 0, and z minus 0 upon 0. So this is the equation of a straight line in x axis in symmetrical form. ये पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रहा है, ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो। और आप जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दो प्लेन के इक्वेशन ही लिखे गए। यदि मैं इस क्वांटिटी को इससे इक्वेट कर दूं तो 0 इसमें मल्टीप्लाई होके पूरा 0 बना देगा, तो आपको मिलेगा y बराबर 0, और इससे यू गेट z बराबर 0। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म आपने क्या लिखा था, y बराबर z बराबर 0। ये अनसिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल। लिखने का तरीका अलग है, लेकिन बात एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अपन ने बस इस फॉर्मेट में लिखा है ताकि इसमें क्लियरली 0 0 0 जिस पॉइंट से पास हो वो पॉइंट क्लियरली दिख रहा है इसमें, और डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस क्लियरली लिख रहे हैं। तो लिखने का तरीका अलग है, बात एक ही है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1, और z माइनस 0 अपॉन 0, और इसका इक्वेशन आपने लिखा था y एक्सिस का, और लास्ट में आपकी है z एक्सिस, x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 0, एंड z माइनस 0 अपॉन 1, एंड इट इज x बराबर y बराबर 0।
सो ये अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। एक्स एक्सिस के लिए हमने दोनों फॉर्म लिखे, ऊपर वेक्टर फॉर्म है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो अगली बात है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। passing through two given points x1, y1, z1 and x2, y2, z2, दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। तो इट इज गिवन बाय the equation x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1 और z minus z1 upon z2 minus z1। चूंकि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको बताया दो ही बातें जरूरी हैं, एक तो लाइन पर पॉइंट चाहिए और दूसरा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। यहां तो हमारे पास दो पॉइंट है। इस लाइन पर हमको पॉइंट ए भी दिया है और इसी लाइन पर हमको पॉइंट बी भी दिया है। सो वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। और अब आप देख रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक पॉइंट, मैंने यहाँ x1, y1, z1 लिखा है, आप x2, y2, z2 भी लिख सकते हो, चूंकि लाइन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो चूंकि लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो आप इन दोनों के बजाय कोई तीसरा पॉइंट भी यहाँ x1, y1, z1 की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा लाइन जो डिसाइड होगा वो केवल नीचे वाली क्वांटिटी से डिसाइड होता है, चूंकि लाइन पर तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। तो नीचे से आपका लाइन, क्योंकि आप बोलोगे कि किसी ने x1, y1, z1 डाला तो उसका आंसर अलग आएगा, किसी ने x2, y2, z2 डाला तो उसका आंसर अलग आएगा। तो आपकी लाइन उससे डिसाइड नहीं होगी, आपकी लाइन नीचे डायरेक्शन रेशियो से डिसाइड होगी ये। और आप जानते हो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करके निकालते हैं, तो ये वो लिखा हुआ है। अब इसी बात को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यही बात वेक्टर फॉर्म में देखिए कैसी दिखती है। So equation of line passes through points A whose position vector and B whose position vector is vector B is given by vector R is equals to A plus lambda times of B minus A। वेक्टर फॉर्म में यही इक्वेशन ऐसा दिखेगा। तो ये कार्टेशियन और वेक्टर दोनों फॉर्म लिखे हैं।
जब लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है। अब ये फॉर्म ऐसा कैसे आया? तो यदि आप कोई लाइन बनाए और ये 2 पॉइंटों से लाइन पास हो रही है, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, तो ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं इस पर एक और पॉइंट ले लिया हूं, और वो मैंने जैसे ले लिया पी पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट है, पी मूविंग पॉइंट है, पी कहीं भी ले सकते हो पूरी लाइन पर। ये हमारा मूविंग पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर। तो अब यहाँ पर 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी का कंसेप्ट लगा देते हैं। तो आपने पढ़ा है 3 पॉइंटों से 2 वेक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एपी वेक्टर है वो एबी वेक्टर के पैरेलल होगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी की कंडीशन है। 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लो, उनको पैरेलल शो कर दो। मतलब दिस एम्प्लाइज एपी का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, एंड इट इज पैरेलल टू बी माइनस ए। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? तो r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए, और अब लैम्डा ए को ट्रांसफर कर दो तो r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस। ये आ गया वेक्टर फॉर्म जब लाइन 2 पॉइंटों से पास होगी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस तरीके से आप तीनों एक्सिस का अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फॉर्म पढ़े, प्लेन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म पढ़ा, लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है उसका फॉर्म आपने पढ़ा, और फिर उसी का वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ा। इतने कंसेप्ट में कहीं भी कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए क्वेश्चन में अपन इनका यूटिलाइजेशन देखते हैं। जैसे अब आपको एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन 6x minus 2 is equal to 3y plus 1 is equal to 2z minus 2। ये जो लाइन आपको दी है ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताइए। एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है। तो जो भी थ्योरी पढ़ा उस पर बेस में आपको एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं अभी। तो सॉल्यूशन भाई साहब इसका ऐसा है कि आपको बताया है जब भी आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 1 और 1 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है, इसमें 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 1/3, इसमें 3 कॉमन ले लिया, y प्लस 1/3, इसमें 2 कॉमन ले लिया, z माइनस 1। और अब पूरे इक्वेशन को मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं। 6 से डिवाइड करोगे पूरे इक्वेशन को तो सबके कोएफिशिएंट 1 1 आके चले जाएंगे। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन आपको ऐसा दिखने लगेगा। यहां 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यहां 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। ये आ गई लाइन। जो इसी लाइन को ऐसा भी लिख सकते थे, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 1 1 होना चाहिए। लेकिन वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, नॉट डायरेक्शन रेशियोज। ये डायरेक्शन रेशियोज है क्योंकि इनके स्क्वायरिंग का सम 1 नहीं होता। तो अब आप क्या करो, √14 से इन सबको डिवाइड करो। इसी लाइन की इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/3 1/√14
y प्लस 1/3 2/√14 और z माइनस 1/3/√14। बात वही है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज थे और ये डायरेक्शन कोसाइन बन गए। सो देयरफॉर आपका जो आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आर 3 नंबर होंगे, 1/√14, 2/√14 और 3/√। इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passes through points। 2 पॉइंटों से पास हो रही है ये लाइन। पहला पॉइंट है 3 4 -7 एंड दूसरा पॉइंट आपको दिया है 1 -1 6। तो 2 पॉइंटों से पास होने वाले लाइन का वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है। सॉल्यूशन में अपन स्टार्ट कैसे देंगे इसको? सबसे पहले ये 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। तो यहां से वेक्टर ए कितना बन जाएगा 3i + 4j - 7 की, और वेक्टर बी क्या बन जाएगा i - j + 6 की। अब आप जानते हो कि रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होती है? r बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस ए। लिख दीजिए। सो देयरफॉर वी गेट वेक्टर r बराबर, सबसे पहले वेक्टर ए लिख दे तो ए कितना आएगा 3i + 4j - 7 की, और लैम्डा टाइम्स ऑफ बी में से ए को सबट्रैक्ट करना है। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो -2i -5j और +13 के। ये आ गया आपका 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर फॉर्म। ये यूटिलाइजेशन है जो आज आपने थ्योरी पढ़ी उनका। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब यदि इसी फॉर्म को आपने कार्टिशियन बनाना है तो आप इसमें क्या लिखेंगे xi yj z के, इसको ट्रांसफर कर लेना। तो क्या बनेगा x - 3i y - 4j और z + 7 की, और उसको इससे कंपेयर मार देना। तो आपको मतलब मैं वो लिख के बता देता हूं। मान लो अब आपका यही क्वेश्चन है और मैं इसका कार्टिशियन फॉर्म आपसे पूछूं। कहां गया पेन? Convert the vector form vector r is equals to 3i + 4j - 7k plus lambda times of -2i -5j plus 13k into Cartesian form of straight line। तो इस तरीके से मैंने कार्टिशियन से वेक्टर बनाया। मैं वेक्टर से कार्टिशियन बना देता हूं, उल्टा कर देता हूं।
तो अब ये जब कार्टेशियन फॉर्म में आप देखने जाओगे तो देखो कैसी दिखेगी। केवल इतना करना है जो आपको बताया था वहां पे सॉल्यूशन के लिए। ये जो वेक्टर आर है इसकी जगह पर अपन क्या मान लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कोई जनरल पॉइंट। बाकी सारी बातें सेम है। उसके बाद ये वाले को इधर ट्रांसफर कर दें, तो ट्रांसफर करेंगे तो आई वाला आई में सब्ट्रैक्ट होगा, जे वाला जे में सब्ट्रैक्ट होगा और के वाला के में सब्ट्रैक्ट होगा। और राइट हैंड साइड में इट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ और अब आप देखो इक्वालिटी, जो दो वेक्टर बराबर दिए हैं तो ये बराबर कब होंगे, तो यहां से आई वाला आई के बराबर होगा, मतलब x माइनस 3 बराबर माइनस 2 लैम्डा, y माइनस 4 बराबर माइनस 5 लैम्डा और z प्लस 7 बराबर 13 लैम्डा। अब यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस 3 अपॉन माइनस 2, y माइनस 4 अपॉन माइनस 5 और z प्लस 7 अपॉन 13 बराबर लैम्डा। ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म। तो जो वेक्टर में आपको दिखता था वो कार्टेशियन में ऐसा दिखेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट हो इतनी बात में तो पूछ लीजिए। चलिए, सो इसका स्क्रीनशॉट लें, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।